तो चैप्टर 14 अध्याय 14 आईपीसी। तो चैप्टर 14 की जब हम बातचीत करते हैं तो ये चैप्टर आपका 268 से धारा 268 से स्टार्ट है और 294 ए तक ये चलता है। 268 से 294 ए तक ये चैप्टर आपका जो चैप्टर 14 है ये चलता है। और इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ धाराएं हैं जो ओटी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहां पर मैं कुछ बंच बनाऊंगा। एक है 268, 269, 270 पहला वंश। दूसरा वंश है 277, 278, 279। तीसरा वंश है यहाँ पर 288, 289 और 290। और चौथा वंश है यहाँ पर 292, 293 और 294। केवल इस चार वंश में ही तीन तीन धाराओं के चार वंश में आपको इस चैप्टर को ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल समझिएगा। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 268। तो 268 जो है आपका बताता है पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस। अब लोक न्यूसेंस की परिभाषा मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन कार्य या लोप करे जिस कार्य या लोप से किसी जन साधारण आम आदमी या आसपास के रहने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई बाधा हो, कोई क्षति पहुंचे, उसके जो कह सकते हो कि उसके जो राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, यानी कि उसके जो अधिकार हैं, है ना, कौन सा उसमें सामान्य अधिकार है, संपत्ति संबंधी अधिकार है, उसमें किसी प्रकार से डिस्टर्ब पहुंचे तो ये आपका क्या कहलाता है, लोक न्यूसेंस यहाँ पे कहलाता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि लोक न्यूसेंस एक ऐसा अपराध भी है जहां पर मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि बिना दुराशय की भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत यहाँ पर एमसी मेहता का एक बहुत फेमस केस है जिसमें बोला गया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। ठीक है ना, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें ये चीज बोला गया था। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देन अगली चीज बातचीत करते हैं 279। अब देखो ये 279 और सॉरी 269, मैंने 79 बोल दिया गलती से। 269 और 270 ये थोड़ा सा कोविड के बाद से महत्वपूर्ण हो गया। तो ये केवल ये आपका किसके बारे में, लोक न्यूसेंस के बारे में बातचीत करता है। 279 इसमें केवल एक बात ध्यान रखिएगा, उपेक्षा पूर्ण कार्य। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, उपेक्षा, ठीक है ना, नेग्लिजेंस। आप कोई भी नेग्लिजेंट, वहां पे शब्द यूज करता है, नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं और उस कार्य से किसी भी व्यक्ति को कोई रोग, डिसीज आप क्या कहते हैं, दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, 269 का अपराध बनता है। क्लियर कहानी। दंड 6 महीने, जुर्माना दोनों, इतना नहीं पूछेगा। अगला है 270। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, परिद्वेष। परिद्वेष यानी कि मैग्लिजेंट, यानी कि मैलिस, आपके अंदर कोई भी बुरी इच्छा है, द्वेष है, आप किसी को चाहते हो बीमार करना और इसके लिए आप उसको कोई रोग फैलाते हो। अब ये जैसे कोविड के समय में ये धाराएं बहुत काम की कि यदि आपको सर्दी जुकाम है, अब सर्दी जुकाम है आपको, तो आप क्वारंटाइन हो जाओ, घर में रहो, लेकिन आप बाहर घूम रहे हो, इसका मतलब आप नेग्लिजेंट काम कर रहे हो। आपने कोविड टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने रिपोर्ट में पॉजिटिव बता दिया कि कोविड पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी आप मार्केट में घूम रहे हो, मतलब कि आप परदेशपूर्ण कार्य कर रहे हो। इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन इसका निकाला जाएगा। तो तीन धाराएं हैं यहाँ पर जिसको प्रॉपरली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका 277। अब देखो ऐसा याद रखना, पानी गंदा करना, ठीक है ना, पानी गंदा करना, वहां पे लिखा है फॉलिंग वाटर, यानी कि कलुषित करना, हिंदी में शब्द यूज करता है, यानी कि पानी गंदा करना। ठीक है ना, फिर हवा जहरीली करना। तो आप हवा यानी कि वहां पे एटमॉस्फेयर को आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर, यानी कि हवा को जहरीली कर रहे हो। और 279 मतलब कि सड़क पर
पायलट बनना। सड़क पर क्या बनना? पायलट बनना। सड़क पर तुम पायलट बनते हो, यानी कि मोटरसाइकिल दौड़ाने के लिए होती है, उड़ाने के लिए नहीं। लेकिन तुम मोटरसाइकिल इस प्रकार से उड़ाते हो कि आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को डेंजरस उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में 279 ये धारा ज्यादा पूछी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकलिटी भी बहुत काम आती है कि रश ड्राइविंग, राइडिंग द पब्लिक वे, लोक मार्ग पर उतावले बन से वाहन चलाना या हाँकना, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा संभावना हो, डर लगे कि उसको नुकसान पहुंचने की संभावना हो सकती है। तो ये 279। फिर दंड इसमें इतना ध्यान नहीं रखना है, वैसे नहीं पूछता है। 279 देख लेना, 6 महीने की सजा, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों, ठीक है ना। तो ये चीजें। अब अगली धारा है 288। तो यहां पर समझिए कि आपकी मरम्मत यानी कि मकान की मरम्मत नहीं करना, ठीक है ना, मकान की मरम्मत। अब आपका कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, इस प्रकार की है कि उसकी आप रिपेयरिंग नहीं करवाते हो, और मे बी पॉसिबल उसका कोई छज्जा, उसका कोई ऐसा आउटर पार्ट गिर जाता है किसी के सर के ऊपर, वो उसको नुकसान पहुंचता है, तो जिसका मकान है उसके ऊपर 288 लगेगी, 288 यहाँ पे लगेगी। फिर अगला है 289, ठीक है ना, टॉमी को बांध कर नहीं रखना। भैया तुमने टॉमी पाला है, यानी डॉगी, अब तुम्हारा टॉमी खतरनाक है, जिसको देखो काटता फिरता है, तुमने उस टॉमी को बांध के रखो भाई साहब, और तुमने ऐसे टॉमी को बांध के नहीं रखा है और टॉमी ने किसी को काट लिया है, तो इसके लिए किसको सजा मिलेगी? आपको। तो बिल्कुल वहां पे देखो लिखा है कि नेग्लिजेंस कंडक्ट रिस्पेक्ट एनिमल्स, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण, तो आपके कब्जे में कोई जीव जंतु है तो आप जीव जंतु पालिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन इस प्रकार से कि उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे। यदि ऐसा होता है तो आपने अपराध किया। देन अगली 290। अब ये 290 बेसिकली धारा इसलिए क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस पे, कोई पब्लिक न्यूसेंस है जिसके लिए अलग से कोई सजा नहीं डिफाइन की गई, कोई धारा नहीं है, उसके लिए कितना 200 रुपए का जो है तो फाइन, 200 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाने का प्रयास किया जाएगा, लगाया जाएगा 290 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं 292। अब 292 में है अश्लीलता फैलाना, ठीक है ना, फैलाना। यदि एक शब्द में समझे तो आप कुछ भी ऐसा करते हो, कोई पुस्तक, कोई पत्र पत्रिका, समाज, कुछ भी ऐसा आपके पास चीज है जो बेसिकली लेसिसियस यानी कि किसी भी व्यक्ति को कामोद्दीपक है, कोई भी उसको अश्लीलता की ओर अग्रसर करती है, ऐसी कोई भी चीज है और उसको आप यहाँ पे बेचते हो, खरीदते हो, उसका भाड़े पर देते हो, विक्रय करते हो, वितरण करते हो, बहुत सारी बातचीत यहाँ पे आपका कहता है, तो इस धारा के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है 292 के तहत। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अश्लीलता, ऑब्सनिटी जो शब्द है उसको, सबसे पहले एक बहुत ही फेमस केस है आर वर्सेस हेकलिन, बहुत ही फेमस केस है आर वर्सेस हेकलिन, जिसमें सबसे पहली बार अश्लीलता शब्द को यहां पर डिफाइन किया गया है। क्या केस का नाम है? आर वर्सेस हेकलिन, आर वर्सेस हेकलिन में सबसे पहले अश्लीलता को डिफाइन किया गया था। बाद में भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करें तो भारत में प्रमुख केस पढ़ा जाता है रणजीत डी उड़ेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रणजीत डी उड़ेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, रणजीत उड़ेसी, ठीक ना, तो रणजीत उड़ेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो रंजीत उड़ेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस है, जहां पर आर वर्सेस हिगलिन टेस्ट को मान्यता प्रदान यहां पर की गई थी। ये यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये जो धारा है आपकी, इस पर्टिकुलर सेक्शन का पनिशमेंट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखोगे तो मिनिमम पहली बार यदि अपराध करते हो तो 2 साल की सजा, 2000 रुपए जुर्माना है, दूसरी बार करते हो तो फिर 5 साल की सजा है और 5000 जुर्माना है। मिनिमम मैक्सिमम पनिशमेंट की बातचीत करता है, तो यहाँ पे दंडादेश आप याद कर सकते हो।
इसका परंतु याद रखना कि कोई भी पत्र पुस्तक समाचार पत्र कुछ भी ऐसा है जो जिसमें कोई अश्लील कंटेंट्स हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कह सकते हो चीज सामाजिक सुधार के लिए है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वहां पर ये धारा लागू नहीं होगी। ठीक है ना। सद्भावना पर धार्मिक प्रयोजन की पुस्तकों पर ये धारा लागू नहीं होगी। जितने भी आपके प्राचीन स्मारक हैं वहां पर ऐसे कोई कलाकृति है तो वहां पर ये धारा लागू नहीं होगी। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 293। 293 कहता है कि तरुण व्यक्ति, तरुण व्यक्ति, तरुण व्यक्ति मतलब 20 ईयर, 20 साल। तो 20 साल से कम एज का व्यक्ति, एक एज का फैक्टर आया है यहाँ पे ओटी बन जाए, तो 20 साल से कम एज के व्यक्ति को आप अश्लील सामग्रियां बेचते हो तो ऐसी कंडीशन में ये धारा यहाँ पे काम करती है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर लास्ट सेक्शन है 294। तो बेसिकली किसी भी लोक स्थान पे, ठीक है ना, आप देखो ये धारा एक ऐसी आ गई जहां पर फिर से लोक स्थान पे, तो लोक स्थान पे आप अश्लील गाने गाते हो, मतलब कह सकते हो कि जनरली जैसे कोई माँ बहन की गालियां बक रहा है कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पे, तो ये धारा लग सकती है। तो माँ बहन की गालियां बकने पर, अश्लील गाने गाने पर, इस प्रकार से यहाँ पर ये धारा यहाँ पे लगती है 294। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे गाने गाने से दूसरे को क्षोभ होता हो, यानी उसको बुरा लगता हो, उसको अच्छा फील नहीं होता हो, तो ये धारा काम करती है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपका चैप्टर 14। इसमें इतनी बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ाएं बात को, है ना। चलिए अब आते हैं, अगला है चैप्टर 15। अब देखो अध्याय 15 में इतनी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। उसका हेडिंग ध्यान रख लीजिएगा, जैसे 295 है तो किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना, अपवित्र करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंजरिंग, डिफाइलिंग्स द प्लेस ऑफ वर्शिप, इंटेंट टू इंसर्ट रिलीजन्स। ठीक है ना। आप किसी भी धर्म की इंसर्ट करने के लिए, किसी उसके पूजा के स्थान है, उपासना स्थल है, तो उसके साथ आप कुछ ऐसा करते हो जिससे उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो ये सेक्शन यहाँ पे काम करती है। 295A, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आप कुछ ऐसी बात काम कर रहे हो या कुछ ऐसी बात कर रहे हो जो किसी धर्म विशेष के विश्वास को, यानी कि उसके जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट करे, अपमानित करे, नुकसान पहुंचाए और उनको अपराध की ओर अग्रसर करे। ठीक है ना। तो डिलिबरेट द मेलिकियस एक्ट यदि यहाँ पे आप करते हो, इंटेंट टू ऑल्टरेज रिलीजियस फीलिंग्स, तो आपका उद्देश्य क्या है कि किसी धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाना। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो 295A है, ये दो धाराओं के साथ और पढ़ सकते हो उसको, 153A और 153B। याद है कि नहीं याद है? ये जो दो धाराएं हैं ये ध्यान रखना, ये आपका चैप्टर 8 की धाराएं हैं और ये जो धारा है ये चैप्टर आपका 15 की धाराएं हैं, आपने देखा ही यहाँ पे। ठीक है ना। बेसिकली ये तीनों धाराएं मिलकर क्या करती हैं, ये तीनों धाराएं मिलकर के यदि क्या कहती हैं कि आप किसी धर्म की मानहानि करते हो, डेफमेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है ना। तो धर्म की मानहानि करते हो, मानहानि पढ़ेंगे, मानहानि जो है तो आपका 499 में डिफाइन किया गया है, लेकिन वही है। देखो, राष्ट्र की मानहानि आप राजद्रोह को बोल सकते हो, धर्म की मानहानि ये धाराएं काम करती हैं, और जब इंडिविजुअल पर्सन की मानहानि की जाती है तो फिर 499 में 499 में उसको डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। तो ये धारा पर ध्यान में रखना, कभी पूछ ले, बाकी तो इतनी कोई दिक्कत वाली इस चैप्टर में बातचीत नहीं। ठीक है। तो अगले चैप्टर की हम बातचीत करेंगे, चैप्टर 16, अध्याय 16। अब देखो अध्याय 16 जो है ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले
अपराध। अब देखो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये 399 से स्टार्ट है और ये जो है तो सॉरी आई एम सॉरी यार 299 से स्टार्ट है और 377, वो मेरे दिमाग में 377 पहले आ गया तो मैंने वो 399 बोल दिया। चलिए, तो 377 तक ये धाराएं आपकी चलती हैं। अब इसको जो है तो आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, मानव सहयोग प्रभावित करने वाले सामान्य अपराध, जर्नल ऑफेंसेस। तो मानव सहयोग को प्रभावित करने वाले सामान्य अपराध कौन कौन से हैं? अब देखो, इसको बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा भी आप इसको याद कर सकते हो, पर मैं इसको छोटे से बड़ा बताता हूं तो थोड़ा सा चीजें समझने में आसान हो जाती है। जैसे सरल शब्दों में समझना कि मान लो कि मैंने अपने हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के मैं किसी को बोलता हूं मार दूंगा, और मैंने ऐसे किया और आपने डर गए, तो ये मैंने क्या किया? ये हमला किया। तलवार लेकर के मैं आपके पीछे दौड़ने लगा, ठीक है, और आप डर के मारे भागने लगे, तो ये मैंने आपराधिक बल का प्रयोग किया। तलवार लेकर के मैं आपके पीछे भाग रहा हूं और आप जो है तो एक पर्टिकुलर गली में घुस गए और मैं आपको धमकी दे रहा हूं, दम हो तो इधर से निकल के बताओ, तो ये मैंने रॉन्गफुल जो है तो क्या किया? रिस्ट्रेंट किया। आप अपने घर के अंदर घुस गए, मैं दरवाजे के बाहर तलवार लेकर खड़ा हूं, दम हो तो बाहर निकल के बता, तो ये मैंने कन्फाइनमेंट किया। मान लो घर के अंदर वाला हिम्मत करके बाहर आता है और आ गया, बोल क्या करेगा, तो मैंने तलवार उसको धीरे से उसके हाथ पे मार करके एक कट लगा दिया, सिंपल हर्ट, उसका हाथ ही काट के अलग कर दिया, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है ना। तलवार उसके पेट में मैंने मार दी और उसको तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ के भाग गया मैं, तो यहां पर ये क्या हो गया आपका? मतलब ये हो नहीं, मर गया, छोड़ मर गया, और मान लो तड़प के मर गया, तो ये हो गया आपराधिक मानववध। मैंने तलवार से गर्दन ही उड़ा दी, तो ये हत्या। तो छोटे से बड़े तक आपको यहाँ पे पहुंचना है, चीजें थोड़ा सा याद प्रॉपर्ली हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा अपराध जो है वो है हमला या आपराधिक बल। तो हमला या आपराधिक बल की बातचीत करेंगे तो 349 से लेकर के आपका कहां तक? 358 तक हमला या आपराधिक बल के बारे में बातचीत यहाँ पे करता है। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया कि आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध परिरोध, ठीक है ना। तो सदोष अवरोध और परिरोध, तो सदोष अवरोध या परिरोध आप करते हो तो ये बेसिकली आप कहां से करते हो? 339 से लेकर के 348 तक में सदोष अवरोध परिरोध करते हो। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि आप उसको सिंपल या ग्रीवियस हर्ट करते हो, उपहति या घोर उपहति, ठीक है ना, उपहति या जो है तो आपका घोर उपहति। तो उपहति और घोर उपहति के संबंध में जो धाराएं हैं ये आपका 319 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक चलती हैं? ये 338 तक उपहति और घोर उपहति की धाराएं यहाँ पे चलती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आप उसकी हत्या या आपराधिक मानववध कहते हो। तो फिर देखो, हत्या या आपराधिक मानववध जो है तो आपराधिक मानववध, ठीक है ना, मानववध, तो इसके बारे में 299 से लेकर के 311 तक में जो है तो बातचीत यहाँ पर किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो एक तरह से सामान्य अपराध में ये 4 बंच आपको याद रखना है ना, इसे प्रॉपरली बने हुए हैं आपके बैरेट में, तो ऐसे याद रखना, याद करना आसान रहेगा। तो ये हो गया सामान्य अपराध। अब इसके बाद जो है तो इसके बाद दूसरा पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, सामान्य अपराध में एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर गर्भपात, गर्भपात मिसकैरेज, तो मिसकैरेज संबंधी अपराध सबको पता है 312 से 318 तक में गर्भपात संबंधी अपराध यहाँ पे बताया गया है। तो ये दूसरा हो गया आपका। अब तीसरा है, देखो इसको मैंने क्या किया, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ठीक है ना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो कौन कौन से अपराध है जहां पे महिलाएं प्रभावित होती हैं? तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में तो यहाँ पे ऐसे याद रखना कि हमला, हमला या आपराधिक बल, तो हमला या आपराधिक बल वाले पर्टिकुलर, अब देखो मैंने यहाँ पे 349 से 358 तो लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर 350 जो है तो आपका 4 है और 354 से लेकर के आपका 354 ABCD, ठीक है ना, 354
ए से लेकर के जो है तो 354 जो है तो ए से लेकर के 354 जो है तो आपका डी तक, ठीक है ना। तो यही नीचे यहाँ पर 354 ए से लेकर के 354 डी तक में जो यहाँ पे चार जो 2013 के अमेंडमेंट है, ये चार अपराध यहाँ पे। और तीसरा महिलाओं के विरुद्ध जो है तो अगला अपराध यहाँ पे है आपका उपहती में। उपहती में दो धाराएं जो 2013 में जोड़ी गई हैं, 326 ए 326 बी, एसिड अटैक सबको पता है। और सबसे जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ जो माने जाते हैं वो रेप के अपराध माने जाते हैं, जिसके बारे में 375 से लेकर के 376 ई तक में यहाँ पे बातचीत करता है। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को यहाँ पर आपको रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, अपहरण और व्यपहरण। तो अपहरण व्यपहरण की बातचीत करेंगे तो 359 से ये अपहरण व्यपहरण चालू होते हैं और कहां तक ये आपके चलते हैं, ये आपके 376 तक जो है तो आपके इसके संबंध में यहाँ पर बातचीत करता है। क्योंकि उसके बाद जो 374 तक है, क्योंकि मैं सॉरी ये 374 तक है, आई एम सॉरी मेरे दिमाग में कुछ दूसरी धारा है, क्योंकि 375 तो आपका रेप है ना, तो 374 तक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो बन जाता है वो है आपका विधि विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध अपराध, ठीक है ना, प्रकृति विरुद्ध अपराध। तो इसमें एक ही धारा है 377। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है अध्याय 16 है, इसको इस तो अब इन अपराधों को हम इनलार्ज करते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से समझना। अब जैसे देखो क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल और हमला, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, तो यहाँ पर 349 से 358 तक बताया गया है। 349 से 351 तक में कुछ अपराध हैं और दो ही धाराएं पनिशमेंट की याद रखना है, 352 और 358, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, हमला असॉल्ट, तो बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति ने आशय या ज्ञान के साथ कोई जेस्चर, कोई अंग विक्षेप या कोई प्रिपरेशन किया है जिससे किसी भी उपस्थित व्यक्ति को ऐसी आशंका उत्पन्न हो जाए कि उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला है, तो ये हमला कहलाता है, असॉल्ट कहलाता है, ठीक है ना। सिंपल सी परिभाषा है, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आता है, ठीक है ना, जब तक कि उसके साथ कुछ हाव भाव इस प्रकार का ना हो कि सामने वाले को डर लगे, ठीक है ना। तो गैक्चर भी होना चाहिए। अब मैं कहता हूं मैं तुमको मार दूंगा, तुमको क्या डर लगेगा, मैं तुमको मार दूंगा, तो थोड़ा सा एक हाव भाव भी ऐसा बदला, तो फिर ये आपका असॉल्ट यहाँ पे, हमला यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये पहली। फिर उसके बाद आपका बल, 349 में बल। अब देखो बल की परिभाषा 349 में तो मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका रखा है कि बल का प्रयोग कैसे कर सकते हो। तो बल का प्रयोग आप करते हो निजी शारीरिक शक्ति, किसी पदार्थ के व्ययन या किसी जीव जंतु के उत्पीड़न, ठीक है ना। तो निजी शारीरिक शक्ति, मैंने किसी को धक्का मार दिया, मैंने किसी को रोक दिया, निजी शारीरिक शक्ति, ठीक है ना। फिर किसी पदार्थ के बयान, मान लो कि मैंने किसी की तरफ कीचड़ फेंका, तो अब वो उससे बचने के लिए बचेगा, मैंने कुछ भी फेंका, ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी पदार्थ के बयान, किसी जीव जंतु, मैंने एक कुत्ते को उकसा दिया, ठीक है ना, और वो कुत्ता टॉमी पीछे पड़ गया आपके, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप भागना चालू किए। तो तीन तरीके से जब बल होता है तो बल का प्रभाव क्या होता है कि दो प्रकार का, एक भौतिक प्रभाव होता है, एक मानसिक प्रभाव होता है। तो जैसे व्यक्ति की या पदार्थ में गति, ठीक है ना, गति परिवर्तन, मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, या फिर जो है तो आपका मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, गति परिवर्तन, गतिहीनता हो जाती है, तो ये भौतिक प्रभाव है। और जब उसके स्पर्श से, मतलब वही है कि मैंने किसी को टच कर दिया और उसको थोड़ा डर का भाव हुआ, संवेदना शक्ति पर प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो है तो ये आपका बल कहलाता है। सिंपल सा, क्लियर कहानी। यही बल यदि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना और आशय के साथ, यानी कि आपराधिक आशय के साथ किया जाए, और इंटेंशन क्या हो कि किसी व्यक्ति को क्षति भय या क्षोभ कारित करना, तो यही बल क्या हो जाता है, आपका आपराधिक बल यहाँ पे कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। दंड से संबंधित दो धाराएं हैं 352 में, गंभीर, मतलब गंभीर कोई भी प्रकोपन के द्वारा अन्यथा हमला करने का प्रयास करता है, तो ये धाराएं हैं, और सामान्य प्रकोपन पर, ठीक है ना। तो गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, जैसे वही है कि कोई केवल गंभीर प्रकोपन का मतलब क्या होता है, मैंने किसी को मान लो गाली बकी, उसने मुझे मार दिया, तो अब ये क्या होगा, मैंने उसको गाली बकी, उसको प्रकोपित किया, ठीक है ना, और उसने मुझे मार दिया, तो सिंपल सी बात है कि उसके अपराध में मेरा भी
हिस्सेदारी है तो सजा कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं गंभीर प्रकोपन पर, सडन प्रोपोगेशन पर। लेकिन यदि सामान्यतः मैंने बल का प्रयोग किया किसी के साथ, किसी ने मुझसे कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी मैंने बल का प्रयोग किया, तो इसको बोलते हैं गंभीर प्रकोपन के बिना या गंभीर प्रकोपन से अन्यथा बल का प्रयोग। तो ये इसके लिए कौन सा धारा, तो इसलिए देखो अंतर हो जाता है। जहां पर मैं आगे बढ़ के बल का प्रयोग कर रहा हूं तो 3 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माने दोनों, लेकिन कोई मुझे उकसा रहा है इसलिए बल का प्रयोग कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि उसने मुझे उकसाया है इसलिए मैंने बल का प्रयोग, उससे प्रकोपित किया है, प्रोपोगेशन किया है, सजा कम हो गई, 1 मंथ सिंपल, 200 रुपए दोनों। ठीक है, अब आते हैं सदोष अवरोध परिरोध। सदोष अवरोध परिरोध, ठीक है, संविधान का लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, पर उतना वर्ड वर्सन जोन्स का केस पहली बार इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया था। सदोष अवरोध, देखो सदोष अवरोध का मतलब कि किसी व्यक्ति पर स्वेच्छा, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, बाधा डालते हो और उसको एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोक देते हो, तो ये क्या कहलाता है, सदोष अवरोध कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सदोष पर। और इसके लिए दंड कहाँ बताया गया है, 341 में बताया गया है, 1 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना या दोनों की बातचीत यहाँ पे कहता है। सदोष परिरोध की बातचीत करते हैं, तो सदोष परिरोध मतलब कि आप इस प्रकार से सदोष अवरोध करते हो कि किसी को चार दीवारी, तो देखो इसको ऐसे ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे बता देता हूं आपको प्रॉपरली कि सदोष अवरोध मतलब किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोक देना, और सदोष परिरोध मतलब कि किसी व्यक्ति को एक चार दीवारी में क्या कर देना, बंद कर देना, तो ये सदोष परिरोध कहलाता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी, तो ये प्रॉपर तरीके से आपकी ये धारा यहाँ पे कहती है। सदोष परिरोध के लिए दंड की बातचीत करते हैं तो 3 धाराएं दंड की काम करती है, 342, 43 और 44। स्केल बनाया है मैंने इसको समझने के लिए, तो एक से, अब देखो वहां पर शुरुआत में लिखा नहीं है, तो वहां पर लिखा है कि 342 देखो तो सदोष परिरोध करता है, तो उसके लिए दंड कितना है आपका, देखोगे 1 साल का कारावास, 1000 जुर्माना या दोनों। लेकिन 343 लिखा है कि 3 से ज्यादा दिनों तक सदोष परिरोध, और उसके बाद 344 क्या लिखा, 10 से ज्यादा दिनों तक। तो अब इसका मतलब क्या है कि 3 से 9 दिनों तक यदि सदोष परिरोध किया जाता है तो 343 धारा काम करती है, और 10 से ज्यादा दिनों तक सदोष परिरोध का किया जाता है तो 344, सजा बढ़ती चली जाएगी। आपने किसी को 2 दिन तक के लिए सदोष परिरोध किया है तो 1 साल की सजा, 3 से 9 दिनों तक सदोष परिरोध किया है तो 2 साल की सजा, और 3 से मतलब 10 या उससे ज्यादा दिनों तक सदोष परिरोध किया है तो फिर यहाँ पर 3 साल की सजा यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर समझ में आ गया। बाद में 345 है कि रिट निकाली जा चुकी है किसी को छोड़ने के लिए, फिर भी तुम नहीं छोड़ रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने बंद कर लिया, रिट निकाल लिया, नहीं छोड़ा, अब 6 दिन तक बंद करके रखा, तो अब चूंकि रिट का तुमने वायलेशन किया और 6 दिन तक बंद करके रखा, तो रिट का वायलेशन किया इसलिए 2 साल और 6 दिनों तक तुमने बंद किया, तो 3 से 6 वाला दूसरा पार्ट लागू हो जाएगा, 2 साल ये जुड़ जाएगा, यानी आपको 4 साल की सजा हो सकती है। इसी प्रकार आपने किसी को ऐसी जगह पे गुप्त तरीके से, बिल्कुल सीक्रेटली जो है, तो सीक्रेट तरीके से आपने किसी को बिल्कुल किसी तहखाने में डाल दिया, सेम कहानी, तो भैया आपने तहखा सीक्रेटली ऐसे डाला है तो उसके लिए बेसिकली 2 साल और प्लस जो है तो 2 साल इधर से भी हो जाए, मतलब दो भी सरकमस्टांस, मान लो 15-20 दिन के लिए किसी को तहखाने में डाल दिया तो 2 साल ये प्लस 3 साल ये, 5 साल की सजा, इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन इसको करते हैं, ऐसे ध्यान रखना। दंड इसमें नहीं, इसमें कभी पूछ लेकर तो ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे 3 से ज्यादा दिनों तक किसमें बताया गया है, 10 से ज्यादा दिनों तक किसमें बताया गया, ऐसे पूछ ले तो ये ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी और कुछ, उपहति हर्ट, अब किसी व्यक्ति को तुम पीड़ा पहुंचाते हो, कोई रोग देते हो, या अंग शैथिल्य, अंग शैथिल्य मतलब उसके हाथ पैर इस प्रकार से टूटे नहीं लेकिन कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया जाए, तो फिर ये उपहति कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपरली उपहति ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, तो यहाँ पे आशय या ज्ञान के साथ, अब ये 319 के साथ 321 पढ़ा जाता है, तो उपहति करते हो जानबूझ करके, वॉलेंट्री यानी कि जानबूझ के उपहति करते हो, तो 321 यहाँ पे प्रॉपरली आपका ये पर्टिकुलर धारा यहाँ पे कहता है। घोर उपहति, अब देखो घोर उपहति नीचे 8 प्रकार की किस्में लिखी हुई है, कितने किस्में, 8 प्रकार से घोर उपहति की जा सकती है। तो सिंपल तरीके से है, ज्यादा कुछ कठिन चीज नहीं है। पहला है पुष्टत्व हरण, ठीक है ना, सिंपल सा। दूसरा है स्थायी विक्षेद,
तो इच्छाएं विस्तृत यानी कि नेत्र का या कान का, आंख का या कान का आप इस प्रकार से मारते हो कि कान का पर्दा फट जाए, आंख का रेटिना खराब हो जाए, तो ये यहाँ पे धारा काम करती है। फिर उसके बाद नाश या स्थाई, तो यहाँ पे नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर तो किसी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश करते हो, किसी सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा बार प्रश्न बना है कि देखो ऐसा पूछता है सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण। मैंने किसी को खींच के एक मुक्का मारा, कुछ दिन के लिए उसका चेहरा सूज गया और फिर दो तीन दिन में सूजन समाप्त हो गई, तो ये विद्रूपीकरण ये कैसा है, ये अस्थायी है, ठीक है ना, ये टेम्परेरी है। लेकिन मैंने किसी को मान लो ब्लेड मार दी, ऐसा कट का निशान लग गया, अब ब्लेड का घाव तो ठीक हो जाएगा लेकिन वो ऐसा कट का निशान अलग ही दिखेगा, तो ये कैसा है, स्थायी विद्रूपीकरण है, और यहाँ पर घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान है, परमानेंट डिस्फिगरेशन होना चाहिए, ये चीजें कहता है। फिर इसके बाद किसी अंग या जोड़ का विच्छेद करते हो तो ये अपने आप में ही मतलब किसी प्रकार से उपहति माना जाता है। अस्थि या दांत, हड्डी या दांत तोड़ते हो तो भी उपहति माना जाएगा। और ये लास्ट 8वां पॉइंट, तो 8वां पॉइंट कहता है किसी विच इंडेजर द लाइफ, किसी जीवन को संकटापन करते हो, ऐसा कुछ करते हो कि जो इंजर्ड व्यक्ति है वो 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा पे रहता है और मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है, तो पर्टिकुलर धारा यहाँ पे काम करता है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये कौन सी धारा कहती है, 320, ठीक है ना। तो 320 में 8 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 322 से स्वेच्छा घोर उपहति करते हो, वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट करते हो, तो ये धारा यहाँ पे काम करती है। अब इसके बाद चूंकि ये धाराएं मैंने यहाँ नीचे कुछ केसेस बताए तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैंने ऐसे चार्ट बनाया है, तो इतने चार्ट चूंकि काम उतने नहीं आते हैं, इसको मैं ऐसे, ठीक है। तो उपहति की दंड की धाराओं की बातचीत करते हैं। तो बैरेट में ऐसे धाराएं ऐसे याद रखना, जैसे कि साधारण उपहति, ऐसे ध्यान रखना, उपहति है ना, उपहति, उपहति और घोर, तो मैं धाराएं बता देता हूं, वही धाराएं आपको याद रखना है। तो उपहति जिन जिन धाराओं में उपहति, तो यहाँ पर 323, 324 और 334 है ना, और इधर जो है तो 325, 326 और 335 है ना। ये धाराएं पढ़ लो क्योंकि ये संभावना है कभी पूछ ले। इसके बाद फिर बाकी धाराएं इतनी ज्यादा यहाँ पे आपको परेशान नहीं करती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर बाकी अम्ल वगैरह की धाराएं मैंने यहाँ पे बता दूंगा आपको प्रॉपरली, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। कुछ धाराएं और मैं देख लेता हूं, तो यहाँ पर 330 उपहति की 330, ठीक है ना। घोर उपहति की जो है तो वहां पर 331, फिर उसके बाद यहाँ उपहति के 332, 332 और 333, बस इस 5 धाराएं इधर, 5 धाराएं उधर। तो 323 कोई सिंपल हट करता है, साधारण उपहति करता है, ठीक है, साधारण उपहति। 324 साधारण उपहति करता है हथियार के द्वारा, बाय वेपन्स। 334 कोई सडन प्रोपोगेशन, मतलब किसी ने गाली दी तो आपने उसको मारा और उसको साधारण उपहति हुई, तो 334, ठीक है ना। क्योंकि सडन प्रोपोगेशन दिया फिर आपने उसको मारा, तो 334 में देखोगे तो वहां पर जो सजा है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। अब ये 334 35 को नीचे भी लिख सकते हो, मैंने ये उसको क्योंकि मेरे को ऐसे सीक्वेंस से याद रहेगी तो मैंने इसको बीच में लिख दिया। फिर 330 में थोड़ा कभी कभी बन जाता है ओटी, तो 330 देखो तो वहां पे क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए, कोई कन्फेस कर ले अपराध को, तो संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी को उपहत करते हो तो 330, संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए किसी को घोर उपहत करते हो तो 331, ठीक है ना। और अगला है कि लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, कोई लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट है, अपने काम काज करने जा रहा है और आप उसको डरा धमका के मारपीट रहे हो, सिंपल हट कर रहे हो, साधारण उपहति कर रहे हो 332, और कोई लोक सेवक जो लोक कर्तव्य के पालन करने जा रहा है उसको घोर उपहति करते हो तो 333। तो इतनी धाराएं यहाँ पर ध्यान में रखना, कभी गलती से ओटी बन जाए। हेडिंग पढ़ लेना, बाकी बहुत दंड ओंड याद करने की आवश्यकता नहीं है, दंड उतना नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका उपहति वाला पार्ट।
अब आते हैं कि ऐसे अपराध जो जीवन के लिए संकट उत्पन्न करे, जीवन के लिए संकटकारी अपराध। तो जीवन के लिए संकटकारी जो अपराध हैं वो मैंने बताया था आपको 299 से 311 तक में बताए गए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो प्रमुख चीजें आपके सामने हैं कि थोड़ा सा मानववध, होमिसाइड। तो होमिसाइड दो प्रकार का होता है, एक वैध होता है और एक अवैध होता है। वैध होमिसाइड दो पार्ट में होता है आपका, एक एक्सक्लूजिबल होता है, एक जस्टिफाइबल होता है। अब इतने डिटेलिंग में जाकर के ओटी नहीं बनेगा, तो ये अपन ने जर्नल एक्सेप्शन में पढ़ लिया है इन धाराओं को अधिकांशतः। तो हमने देखा है वहां पर जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर मान लो कि इलाज कर रहा है, इलाज करने के लिए उसने चीरा लगाया और उसके बाद ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, कोई व्यक्ति मर गया, पर वो आपके फायदे के लिए कर रहा है, तो वो एक, और उसमें मान लो, अब देखो वहां पर भी मानव होमिसाइड का मतलब होता है किसी आदमी को काटना, मानव काटना, तो काटा वहां भी जा रहा है लेकिन फायदे के लिए, यानी कि आपके इलाज के लिए। लेकिन मान लो कि ठीक नहीं कर पाए तो ये अपराध नहीं है। लेकिन कोई चाकू से काट रहा है तो अपराध है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर, और न्यायोचित यानी कि वही प्राइवेट डिफेंस में आपने किसी को मार दिया तो जस्टिफाइबल वहां पर माना जा सकता है। लेकिन आपने यदि आपराधिक मानववध किया, 299 में आपराधिक मानववध को डिफाइन किया गया है, 304 और 308 में उसकी सजा बताई गई है। हत्या 300 और 301 में बताया गया है, 302, 303, 307 में उसकी सजा बताई गई है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु 304 ए में बताया गया है, दहेज मृत्यु 304 बी में बताया गया है, आत्महत्या संबंधी अपराध 305, 306, 309 बताए गए हैं, और ठग एक जुड़ा है 310 और 311 में यहाँ पे बताया गया है। तो प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो 299, तो 299 यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कि आप आशय के साथ, मृत्यु कारित करने के आशय के साथ या शारीरिक कारित जिससे किसी की मृत्यु कारित हो जाना संभव हो, तो आप आशय के साथ या तो मृत्यु कारित करते हैं या किसी को शारीरिक क्षति कारित करते हैं जिससे मर जाए, तो फिर ये पहला पार्ट, दो पार्ट यहाँ पे। तीसरा, कोई कार्य करते हो जिससे मृत्यु होने की संभावना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो जिससे केवल संभावना है, ठीक है ना, कि ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, है ना। एक गड्ढा खनते हो, गड्ढा में जो है तो आप ऊपर से घास फूस बिछा देते हो उम्मीद के साथ कि कोई चलेगा और मे भी पॉसिबल मर जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे बातचीत आपका 299 में कहता है। झाड़ी के पीछे, अब देखो यहाँ पे इंटेंशन जरूरी है, आशय यानी कि दुराशा मेंसरिया जरूरी है। झाड़ी के पीछे, अब देखो जैसे मान लो कि मुझे पता है कि झाड़ी के पीछे कोई छिपा हुआ है, लेकिन मान लो कि हेमंत को नहीं पता और मैं चाहता हूं कि आप उसको, मतलब मैं उसको मारना चाहता हूं जो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। तो मैं हेमंत को बोलता हूं, यार हेमंत झाड़ी के पीछे तुम गोली चलाओ क्योंकि मुझे लगता है वहां पे कोई तो है जो हमें मार देगा। तो यहाँ पर हेमंत झाड़ी के पीछे गोली चलाता है, या मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब वो झाड़ी पीछे गोली चलाओ, मुझे लगता है वहां पे कुछ तो खराब। तो यहाँ पे झाड़ी पीछे गोली चलाता है। अब देखो यहाँ पर गोली चलाता है और यहाँ पे मार डालता है। हो सकता है कि यहाँ पर हेमंत किसी अपराध का दोषी ना हो, क्योंकि मैंने उसको बोला कि वहां पे कोई है, उसको नहीं मारा तो मार देगा, तो उसने प्राइवेट डिफेंस में काम किया। लेकिन मुझे पता था कि वहां पे कोई है और वो हम पर हमला नहीं करने वाला है, तो एक तरह से मैंने यहाँ पे अपराध किया, हेमंत ने यहाँ पे कोई अपराध नहीं। पहला एलिस्टेशन यहाँ पे कहता है। मुर्गे को मार डालने के आशय से गोली चलाता है। अब देखो मुर्गे को मार डालने के आशय से गोली चलाता है और मुर्गा भागते भागते किसी झाड़ी के पीछे छिप गया। वहां पे मैंने सोचा मुर्गा होगा, गोली चलाया, लेकिन कोई व्यक्ति मर गया। अब देखो मेरा इंटेंशन, मेरा काम भले इलीगल हो सकता है क्योंकि गोली चला रहा हूं मैं तो इलीगल काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था। इसलिए मेरे द्वारा किया गया कार्य आपराधिक मानववध नहीं कहलाएगा, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी? ओके। तो ये जो तीसरा एलिस्ट्रेशन है, तीसरे एलिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत सारे पुराने केसेस पढ़े जाते हैं, लेकिन उतने ज्यादा यहाँ पे इतने काम नहीं आते हैं। एम्परर वर्सेस खांडू, डालू सरदार, पलानी गोल्डन, करियप्पा गोल्डन आपने पढ़ा होगा, पर ये सब इतने अभी आजकल नहीं पूछते, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है कि किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करते हो और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये आपका त्वरित मृत्यु हो जाती है। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि मृत्यु कारित करना, ठीक है ना। यानी कि वही है कि आप, लेकिन वही है कि जैसे आपको पता है कि किसी को कोई रोग है, आप उसको मारोगे तो मर जाएगा, ठीक है, और आप उसको मारते हो, आपको पता था कि इसको कोई रोग है और इसको मैं पेट में सिंपल से मारूंगा। एक सामान्य व्यक्ति को आप एक पेट में मुक्का मारोगे तो नहीं मरेगा, लेकिन किसी को एक रोग है उसको मारोगे मर जाएगा। तो यही अंतर क्या हो जाएगा कि यदि आपको नहीं पता था तो आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपको पता था तो आपने यहाँ पर हत्या का अपराध किया। इस प्रकार से इसको यहाँ पे ध्यान रखना,
किसी को आपने चाकू मार दिया, तड़प के मरते हुए छोड़ दिया और मर गया, तो फिर ये भी आपराधिक मानववादी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। माँ के गर्भ में स्थित कोई बच्चा है, उसको आप मारते हो, तो जनरली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो आपराधिक मानववध नहीं कहलाता। बस एक ही धारा है जो यहाँ पे काम करती है, कभी कभी पूछता है, 316 है धारा, कि यदि आपने माँ को मारने के प्रयास से माँ पर प्रहार किया, माँ तो बच गई लेकिन उसके गर्भ में बच्चा मर गया, तो इसको आपराधिक मानववध 316 में बोला गया है, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः यहाँ पर यदि आपका उद्देश्य गर्भ, वही है, किसी बच्चे को मारना है, गर्भ में मारते हो तो गर्भपात कहलाता है। लेकिन बच्चे का कोई बॉडी पार्ट यदि बाहर निकल आया और उसको आप मारते हो, भले ही बच्चे ने पूरी तरह से जन्म नहीं लिया हो, तो भी ये ध्यान रखिएगा आपराधिक मानववध कहलाएगा। इसको आप गर्भपाती कैटेगरी में नहीं लेके जा सकते हो। यही तीसरा स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है। हत्या की बातचीत करते हैं तो फिर यहाँ पर कह सकते हो कि अब यहाँ पे दंड की बातचीत तो वही है कि आपराधिक मानववध के लिए 304 में दंड है। आशा के साथ आपराधिक मानववध करते हो, आजीवन कारावास, 10 साल और जुर्माना। ज्ञान के साथ करते हो, 10 साल जुर्माना, 10 साल कारावास, सॉरी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करते हो तो यहाँ पे प्रयत्न करते हो यदि 3 साल, और प्रयत्न के साथ साथ यदि आप किसी को गोली मारने गए हो, मतलब किसी का आपराधिक मानववध करने गए हो, मार तो नहीं पाए लेकिन वो उपहत हुआ है, तो फिर यहाँ पे सजा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, ध्यान में रखिएगा। हत्या की बातचीत करते हैं तो हत्या में भी सेम कहानी है, मृत्युकारित करने का आशय है। अब देखो, हत्या और अपराध अंतर समझना, पहला पॉइंट तो आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन दूसरा देखो कि शारीरिक क्षति जहां पे अपराधी जानता है कि मृत्युकारित करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना, मतलब सॉरी मृत्यु संभव है, और ये शारीरिक क्षति जहां पे प्राकृतिक मामले में मृत्युकारित करने पर्याप्त हो। देखो जनरली क्या होता है कि जब आप किसी को मारते हो और वहां पर केवल संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा, तो वो आपराधिक मानववध है। लेकिन किसी को आप इस प्रकार से मारते हो कि सामने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं, मतलब बचेगा नहीं, मर ही जाएगा, मतलब, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाईली प्रोबेबिलिटी। कैसे समझना, जैसे मान लीजिए कि आप एक गड्ढा करते हो, गड्ढा करके आपने घास फूस बिछा दिया और ये सोचा कि कोई चलेगा, मे भी पॉसिबल संभावना है गिर के मर जाए, तो ये आपका आपराधिक मानव, कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन आपने क्या किया, वही गड्ढे में आपने तलवार भाले खड़े कर दिए, मैंने बीच में समझाया था, तलवार भाले खड़े कर दिए, और यहां पर अब देखो, अब आप गड्ढे में नुकीले पत्थर रख दिए, तलवार भाले खड़े कर दिए, तो अब यहाँ पे पता है कि एक बार वो गड्ढे में गिरेगा तो भैया उसकी संभावना बचने की बिल्कुल नहीं है। अब तो बस वही होगा कि मतलब जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बस वही यदि कहावत होगी तो बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं, बिल्कुल ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना, एक बार गिरेगा तो सीधे उठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये है आपका मर्डर, ये आपने क्या किया, मर्डर। तो बेसिकली इस बात का निर्धारण, आपने किसी को जोर से डंडा मारा है ना, डंडा मारा, सर फट गया, तड़प के मर गया, आपराधिक मानववध। लेकिन आपने किसी को गोली से मार दिया। अब देखो गोली से, जब आप किसी पे गोली चलाते हो तो आपका इंटेंशन जनरली मारने का ही माना जाता है, ऐसा ये प्रिज्यूम किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अंतर है। तो ये 3 चीजें कहता है। तीसरा है कि ज्ञान, मतलब चौथा है कि ज्ञान। अब ज्ञान आप मतलब वही है कि आप कोई कार्य इस प्रकार से करते हो कि आपको पता है कि किसी की मृत्यु कारित कर दोगे, भले ही आपका इंटेंशन ना हो। अब जैसे एक बड़ी भीड़ है, वही इलस्ट्रेशन है, मैं उस भीड़ पर तोप का गोला दागता हूँ। अब मेरा इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है, लेकिन भैया मुझे पता है कि यदि गोला फटेगा तो 2-4 को लेके फटेगा, तो बेसिकली ये आपका मर्डर ही कहलाएगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका मर्डर में आप देखोगे 4 वहां पे बातचीत करते हैं। अब धारा 300 के कुछ अपवाद बताए गए हैं। बेसिकली बताया गया है कि कब आपका जो आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, मतलब जब आपने कह सकते हो कि यहाँ पे कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, परंतु कब हत्या ही होगी, तो ठीक है, जब आपने किसी को, मतलब कब हत्या आपराधिक मानववध है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, कब हत्या आपराधिक मानववध है, कब हत्या, ठीक है ना। आपने किसी गोली मार दी, पर कब वो मानववध कहलाएगी, तो गंभीर और अचानक प्रकोपन, किसी ने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया है, ठीक है ना, और वहां पे के.एम. नानावटी का फेमस केस यहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है ना, जिसमें वो उसको पत्नी के अफेयर की वजह से जाके मार के आता है, तो फिर ये बेसिकली गंभीर अचानक प्रकोपन था। लेकिन यहाँ पर कब ये हत्या ही कहलाएगी कि अब आप स्वेच्छा प्रकोपित ना हो, यानी आपने किसी को आपने उसको सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं की वो आपको प्रकोपित करे, ठीक है ना, आपने खुद ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट की कि सामने वाला व्यक्ति क्या करे, आपको प्रकोपित करे, तो इसका बचाव आप नहीं ले सकते हो, लोक सेवक के विरुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते हो, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध इसको प्रयोग
नहीं कर सकते हो। इतनी बातें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर ये पर्टिकुलर धारा कहती है। तो गंभीर अचानक, फिर अगला है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का कोई अतिक्रमण कर दिया। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिलता है, पता है 96 से 106 तक। तो अतिक्रमण करना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको डंडे से मार रहा है, आपने उसको गोली मार दी। अब ठीक है, आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कर रहे हो तो ये मर्डर नहीं है, लेकिन आपराधिक मानवबद्ध तो माना जाएगा। लेकिन यदि वही है कि इसको कब मर्डर माना जाएगा, जब सद्भावनापूर्वक प्रयोग नहीं कर रहे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, प्लान करके आपने ये किया है कि भाई कोई ऐसा करे तो मैं उसको मार दूंगा और प्राइवेट प्रतिरक्षा में सजा कम मिलेगी, या आपका इंटेंशन ही था कि मैं सामने वाले को अधिक नुकसान पहुंचाऊं, तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फिर वो मर्डर ही कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा। कोई लोक सेवक है, लोक सेवक को शक्ति मिलती है कि किसी को मार सकता है। आपने सीआरपीसी याद की होगी, सीआरपीसी में एक धारा है 46 क्लॉज 3। 46 क्लॉज 3 ये कहता है आपका कि कोई लोक सेवक है तो कोई व्यक्ति ऐसा फरार भाग रहा है जिसने हत्या या आपराधिक हत्या या हत्या अपराध मैं कहता हूँ जिसने मतलब कि ऐसे कोई अपराध किया है जिसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, तो लोग सिर्फ उसको गोली मार सकता है। लेकिन मान लो कोई चोरी करके भाग रहा है, पुलिस वाला उसको गोली मार दे, तो इसने क्या किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तो फिर ये बेसिकली हत्या तो नहीं मानी जाएगी, आपराधिक मानववध कहलाएगा। लेकिन बस यही है कि अविधिमान्य तरीके से प्रयोग ना किया हो, पूर्व चिंतन पहले प्लान के साथ ना किया हो, वैवनस्य के साथ शक्ति का प्रयोग ना किया हो, यदि इनमें किया हो तो फिर यह अपराध गंभीर ही माना जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, कहाँ थे अपन, तो ये लोक सेवक द्वारा। अब यहाँ पर अचानक ये अचानक कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और लड़ाई झगड़े में किसी को मार दो, तो वो भी आपका हत्या नहीं आपराधिक मानववध कहलाता है। और 18 साल से अधिक आयु, मतलब 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति, कोई व्यक्ति है उसकी एज 18 साल से ज्यादा है, आपसी सहमत से, है ना, आपसी सहमत से मार देते हैं एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अब चूंकि सहमति थी तो हत्या नहीं है लेकिन आपराधिक मानववध है ना। जैसे मान लो दो दोस्त मिलके आओ हम लोग मौत का खेल खेलते हैं, मौत का खेल कैसे, ये वही बंदूक में जो है तो एक गोली डाल दी, बाकी खांचे खाली है, अपने कनपट्टी में चल पहले तू कर फिर मैं करूं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बंदूक चल गई, एक दोस्त ठाए, खोपड़ी उड़ गई, तो अब ये बेसिकली आपका हत्या तो नहीं है पर आपराधिक मानववध है यहाँ पे। हाँ, मतलब एक दूसरे को मान लो, चलो एक दूसरे को गोली, मतलब कि देखते हैं कौन किसको बचा पाता है, कुछ भी आप समझ लीजिए ना, सहमति यहाँ पर बेसिकली है ना। इसमें एक दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राजा केस भी पढ़ा जाता है जिसमें अपनी पत्नी को मार देता है सहमति पर, कि भाई कुछ सरकमस्टांसेस थी कि उसको इसने सोचा कि भाई जीवन जीने से अच्छा है कि तू, पत्नी ने बोला तुम आप हमें मार दीजिए और अपने आप गोली मार लो, पत्नी को मार देता है लेकिन अपने आप को मार पाता, पकड़ा जाता है। तो ये यहाँ पर ये धारा इस तरह से काम करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपराधिक मानववध हत्या के बीच के अंतर आर वर्सेस गोविंदा के केस में बताया गया था, और बेसिकली अंतर यही है कि आपराधिक मानववध में जो है तो आपका क्या रहता है, आपराधिक मानववध में जो है तो यानी कि कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी, संभावना रहती है, और हत्या में हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है, अत्यधिक संभावना रहती है। बस यही मेन अंतर यहाँ पे आप बोल सकते हो, इससे ज्यादा इनमें नहीं उलझना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 301 ये धारा पूछती है कभी कभी। 301 बेसिकली क्या कहता है कि आपका इंटेंशन, मान लो कि मैंने किसी एक व्यक्ति को एम कर गोली चलाई लेकिन गोली बी को लग गई, मैंने ए को गोली चलाई लेकिन गोली बी को लग गई, लेकिन मेरा इंटेंशन जान से मारने का था, ए को मैंने गोली चलाई लगी बी को, तो यहाँ पर मेरा कार्य, यहाँ पर भले ही उसको आपराधिक मानववध बोलेंगे लेकिन हत्या की भांति, ठीक है ना। तो कल्पेबल होमोसाइड एज ए लाइक मर्डर, 301 बोल सकते हो कि आपराधिक मानववध हत्या की भांति का, ये बेसिकली 301 यहाँ पे काम करता है। इसमें एक सिद्धांत काम करता है, दुर्भावना अंतरण का सिद्धांत, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, सॉरी, तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस यहाँ पे काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे धाराएं कैसे काम करेंगी, तो एक जगपाल सिंह का केस था, इसमें बोला गया था कि पति को मार डालने के आशय से गोली चलाई, मर पत्नी गई, तो यहाँ पर 302 धारा लगेगी क्योंकि पत्नी मारी गई, ठीक है ना, और चूंकि इंटेंशन तो पति को मारने का, तो 307 भी लगेगी। तो इस प्रकार से ये धारा यहाँ पे काम करती है, ध्यान में रखिएगा।
हत्या के लिए दंड 302 सबको पता है, 302 हत्या के लिए दंड। और यहाँ पर बहुत ही फेमस केस पढ़ा जाता है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का 1980 का केस है, जिसमें बोला गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बिरले से बिरलतम मामले में ही कह सकते हो कि मर्डर हत्या कह सकते हो कि यहाँ पे मौत की सजा यहाँ पर दी जानी चाहिए हत्या के मामलों में, ठीक है ना। फिर आजीवन निर्दोष द्वारा 303, अब ये कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास हुई है, जेल में किसी को मार दे, तो वहां पर बोला गया था कि केवल मृत्युदंड दिया जाएगा। बाद में मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य में इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 14 और 21 का ये वायलेशन करता था, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर हत्या का प्रयत्न 307, प्रयत्न करते हो 10 साल और प्रयत्न में उपहत्या करते हो तो आजीवन कारावास प्लस फाइन। उपेक्षा द्वारा मृत्यु, डेथ बाय नेग्लिजेंस, अभी छोटी छोटी धाराएं हैं। उपेक्षा यानी वही जैसे अभी क्लास में समझाया कि आप रश ड्राइविंग करते हो, आपने किसी को मार दिया, ठीक है ना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु, तो ऐसी कंडीशन में जो है तो आपका 304 है। अब ये धारा इतने डिटेलिंग से नहीं जाना है ना, ये सोचो कि मैंने बहुत सारे। दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु यानी कि किसी भी स्त्री की मृत्यु जलने से हो गई या किसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हो गई, ठीक है ना, और ये पता चलता है कि मृत्यु के पहले उसके पति या नातेदार ने दहेज की मांग की थी या क्रूरता की थी, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी डेथ को क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु कहलाएगा। स्पष्टीकरण में कहता है कि दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है। तो क्या है धारा 2 में परिभाषा, बताओ जल्दी से दहेज की है। दहेज में मतलब वही विवाह के समय, विवाह के पहले, विवाह के बाद, हाँ, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के तौर पर कुछ दिया गया है वो दहेज कहलाएगा। लेकिन मेहर जो है तो पार्ट ऑफ डाउरी नहीं होता है, वहां पे प्रमुख चीजें कहता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी। तो ये आपका पर्टिकुलर धारा। पनिशमेंट की बातचीत करते हैं तो 7 वर्ष कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, मिनिमम 7 वर्ष, मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है। शांति वर्सेस हरियाणा राज्य का बहुत ही फेमस केस इसके साथ पढ़ाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ नहीं। कि कोई शिशु को या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या, तो अब आत्महत्या संबंधी धाराएं तो 305 में आप किसी बच्चे को, पागल को, ठीक है ना, कोई पागल है, कोई बच्चा 18 साल से कम एज का व्यक्ति है, कोई पागल है, कोई इडियट है, उसको आप उकसाते हो क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, वो आत्महत्या कर लेता है। तो सिंपल सी बात है कि एक कमजोर मस्तिष्क वाले व्यक्ति को आप आत्महत्या के लिए उकसा रहे हो, तो आपने गंभीर अपराध किया है, तो इसके लिए डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड का यहाँ पे सजा है। लेकिन आप किसी मेच्योर व्यक्ति को, है ना, किसी मेच्योर व्यक्ति को यानी कि जो 18 साल से ज्यादा का है, सामान्य व्यक्ति है, उसको आप आत्महत्या के लिए उकसाते हो, आत्महत्या कर लेता है, तो चूंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा कारावास 10 वर्ष और जुर्माना। आप स्वयं आत्महत्या का प्रयास करते हो, है ना, अब देखो फांसी पे लटके निकल लिए, तब तो कहानी क्लियर, बच गए, तो आइए 309, तो 309 में 1 साल की सजा की बातचीत ये करता है, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कुछ धाराएं थी, पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 306 और 309 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। लेकिन 2 साल बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान कौर के केस में खुल गया, और उन्होंने बोला नहीं नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ये धारा संवैधानिक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप मरना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से कभी मर सकते हो, ठीक है ना, तो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जियो और ह्यूमन डिग्निटी के साथ मरो। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी जो है तो इच्छा हो तो फांसी पे लटक जाओ और मरने का अधिकार है, तो ये चीजें यहाँ पे कहता है। गर्भपात संबंधी अपराध में आते हैं, तो गर्भपात संबंधी अपराध 312। अब 312 किसी गर्भवती स्त्री को गर्भपात बेसिकली क्या होता है कि वही समय के पहले किसी गर्भवती से गर्भ को गिराना, उसको नष्ट करना गर्भपात कहलाता है, ठीक है। तो 312 है कि स्वेच्छा गर्भपात, स्त्री भले ही अपनी परमिशन से भी स्वेच्छा गर्भपात करती है तो 3 साल की सजा, जुर्माने या दोनों। स्त्री स्पंद गर्भा, क्विक विथ चाइल्ड, स्पंद गर्भा का मतलब कि बच्चा गर्भ में इतना मेच्योर हो चुका है कि वो कभी भी जन्म ले सकता है, ऐसे बच्चे को मारा जाता है, थोड़ा गंभीरता बढ़ जाती है 7 साल। ध्यान रखना कि स्त्री स्वयं भी अपना गर्भपात करती है तो यहाँ पर भी सजा मिलेगी। 312 में साफ साफ कहता है कि गर्भपात केवल स्त्री की जीवन बचाने के लिए, केवल साफ साफ वहां पे ऊपर ही मैंने लिख दिया है कि गर्भपात केवल जीवन बचाने के प्रयोजन सद्भावनापूर्वक किया जाएगा, और कोई दूसरा की तरीका, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, ये सब चीजों के लिए गर्भपात यहाँ पे नहीं होगा। 313 सम्मति के बिना गर्भपात, इतना कोई दिक्कत। 316
कि कार्य ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव अधिक कोटि में आता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण समझाई दिया कि आप किसी स्त्री को जान से मारने का प्रयास करते हो, मतलब आप उसको ऐसे मारते हो कि उस स्त्री की जान चली जाती है, लेकिन स्त्री बच गई लेकिन उसके गर्भ में बच्चा मर गया, तो ये आपराधिक मानववध यहाँ पे कहलाएगा। 317 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा ऐसे अनाथ छोड़ दिया गया है, ऐसे खुले में कहीं छोड़ दिया गया है, तो 317 का यहाँ पे अपराध यहाँ पे बनेगा 7 वर्ष कारावास जुर्माना। ठीक है ना, क्लियर कहानी। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। 318 किसी मृत शरीर, मतलब कोई भी ऐसे बच्चे को मार दिया है और उसके शरीर को आपने ऐसे कोई कहीं पर भी दफना दिया है ताकि किसी को पता ना चले, तो 318। ध्यान रखिएगा एमपी में 317 और 318 का सेशन ट्रायल होता है। ठीक है ना, सीआरपीसी में ये आप लोगों ने देखा होगा, एमपी में 317 318 का सेशन ट्रायल होता है। ये धाराएं ऐसे याद रखिएगा। अब महिलाओं के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, तो महिलाओं के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध में 326 ए और 326 बी। तो देखिए 326 ए कब जोड़ा गया था, सबको पता है, ये निर्भया केस के बाद ये जोड़ा गया था। 326 ए एसिड अटैक महिलाओं। अब देखो, अब जनरली यहाँ पर लिखा नहीं है, वहां पर लिखा है कि जो कोई आशा ज्ञान के साथ, अब एक पुरुष किसी दूसरे पर भी एसिड अटैक करता है वहां पर भी ये धारा काम करेगी, लेकिन जनरली सबको पता है कि महिलाओं के खिलाफ ही ज्यादातर ये धारा मतलब एसिड अटैक होता है, तो इसलिए महिलाओं के विरुद्ध ही ये प्रमुख अपराध माना जाता है। तो आप शरीर को किसी भी भाग को अम्ल देते हो, फेंकते हो और उसको किसी प्रकार स्थायी आंशिक नुकसान का अंग विकार करते, जलाते हो, विकलांग बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो चूंकि गंभीर अपराध है तो इसलिए सजा भी 10 साल कारावास, आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना यहाँ पे कहता है। पीड़िता का उपचार का पूरा खर्चा जो है तो यहाँ पर वो कह सकते हो कि किससे, अभियुक्त से यहाँ पर लिया जाएगा, और यहाँ पर जो भी अभियुक्त के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा वो पूरा विक्टिम को यहाँ पर दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, प्रयास करते हो एसिड अटैक का, तो 300 आपका 26 बी यहाँ पे बातचीत करता है। हेडिंग ध्यान रखना, 326 बी में ही उसके स्पष्टीकरण एक में एसिड की डेफिनेशन है, कभी पूछ ले कि एसिड को कहां डिफाइन किया गया है, तो 326 बी के स्पष्टीकरण एक में एसिड शब्द को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, कभी यहाँ पे ओटी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए। ठीक है ना, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं। लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ का एक बहुत फेमस केस के साथ पढ़ा जाता है, सबको पता है, पिक्चर बन चुकी है छपाक करके, है ना। तो बेसिकली वहां पर इसमें मुआवजे की बातचीत करता है। मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, किसी भी एसिड अटैक विक्टिम को मिनिमम कितना मुआवजा देना ही पड़ेगा, 3 लाख रुपए का मिनिमम मुआवजा देना पड़ेगा। पहला प्रमुख ये चीज में था, और दूसरा कि एसिड को जहर पॉइजन डिक्लेयर किया जाए। यानी पॉइजन डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि उसको बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रमुख चीज था। ठीक है, आपराधिक बल और हमले से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं, तो आपराधिक बल हमले से संबंधित जो धाराएं हैं, तो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो, कारावास 1 वर्ष से जो बढ़ के 5 वर्ष हो सकती है और जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। 354 ये धारा शुरुआत में सजा इसमें कम थी, लेकिन निर्भया केस के बाद इसमें भी सजा बढ़ा दी गई, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे कर दी गई। ठीक है ना, केसेस इतना दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। फिर अब देखो ये 354 ए बी सी डी, इनमें एक प्रश्न जरूर बनता है, इनके हेडिंग में ध्यान रखना ओटी बनता है। तो 354 ए क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एक एक्ट भी बना हुआ है, पता होगा, आपके सिलेबस का पार्ट ही है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आपका विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य 1997 का केस था, उसमें सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, और जो सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा बताई थी वही परिभाषा यहां पर भी शामिल की गई है, और लगभग वही परिभाषा आपके सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में यहां पर शामिल की गई। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब कि देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज और बताना रहता है, 354 से लेकर के 354 ए बी सी डी, ये सभी अपराध किसी पुरुष के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, कि किसी पुरुष के द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा अपराध नहीं किया जाता, ये अपराध केवल पुरुष के द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा पहला, दूसरा, तीसरा कहता है कि किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क बढ़ाने के लिए आप प्रयास करते हो, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग करते हो,
और उसके इच्छा के बिना पोर्नोग्राफी दिखाते हो तो ये 3 में थोड़ा सा 3 में 3 साल की सजा है, 3 में 3 साल की सजा। और बचा हुआ लैंगिक आभाषण, किसी स्त्री को मतलब उसके सेक्स को लेकर के उसको कोई भी जो है तो आप टिप्पणी करते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो है तो कारावास 1 वर्ष तक का या जुर्माना यहाँ पे कहता है। क्लियर कहानी? तो ये आपका पर्टिकुलर 354A, ठीक है ना। विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, ये मैंने बता दिया, आपका ये एक्ट बना है 2013 का। किसी स्त्री को विवस्त्र, ठीक है ना, करने के आशय से उसको हमला, डिसरॉब यानी कि हमला आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो 354B। 354B में ज्यादा अंदर नहीं पूछा, इसके हेडिंग में ओटी बना है तो ये ध्यान रखिएगा। 354C दृश्य रतिकता, कोई स्त्री किसी प्राइवेट कृत्य में लगी है। प्राइवेट कृत्य को स्पष्टीकरण 1 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कृत्य यानी कि ऐसा कोई भी काम जहां पर स्त्री उम्मीद करती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा होगा तो वो कार्य प्राइवेट कृत्य यहां पर माना जाएगा। तो प्राइवेट कृत्य में लगी हुई किसी भी स्त्री की आप फोटो खींचोगे, उसको एक टक देखोगे तो ये आपका 354C दृश्य रतिकता वायरिज्म यहाँ पे माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे चेंजिंग रूम वगैरह में कैमरे लगाना, तो ये धाराएं वहां पर काम करती है, ऐसे यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। क्लियर कहानी? ओके, तो ये यहाँ पे कहता है स्पष्टीकरण 1 में प्राइवेट कृत्य को डिफाइन किया गया है। स्पष्टीकरण 2 में जैसे कई बार स्त्री ने मान लो परमिट किया है आपको, ठीक है ना, कि आप मेरी फोटो खींच लीजिए, लेकिन फोटो खींचने की परमिशन देने का मतलब ये नहीं कि उसको आप प्रकाशित कर सकते हो। जैसे कई बार देखते हो कपल्स वगैरह आपस में कुछ प्राइवेट पलों की पिक्चरें खींच लेते हैं, लेकिन बाद में जब संबंध खराब हो जाते हैं तो बाहर, तो यदि ऐसा करते हैं तो ये धारा का अपराध बनता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पीछा करना, स्टॉकिंग, किसी भी स्त्री ने मना कर दिया है कि भी मेरे पीछे मत आओ, लेकिन बार बार आप उसके पीछे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम किसी प्रकार से, ठीक है ना। आजकल तो लोग फेसबुक के पीछा करते हैं, व्हाट्सएप में पीछा करते हो, इंस्टा में पीछा करते हो, है ना, कहीं भी पीछा कर रहे हो मना करने के बावजूद भी, तो 354D की धारा यहाँ पे, स्टॉकिंग की धारा यहाँ पर लगेगी। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो कोई महिला है अब और कोई किसी गैंग की सदस्य है और किसी पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है, तो अब ठीक है, अब किसी अपराध को रोकने के लिए या कोई रीजन है तो वहां पे पीछा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यदि यही नीचे लिखा है कि कोई पुरुष ऐसा करता, साबित कर देता है कि उसको उत्तरदायित्व दिया गया था ऐसा और किसी अपराध के निवारण के लिए ऐसा किया है, तो ही बचाव मिल सकता है, नहीं तो ये धारा के तहत दोषी माना जाए। ठीक है। अच्छा, इन धाराओं का ध्यान रखना, प्रथम द्वितीय, तो जैसे आपका वो दृश्य दिखता, पहली बार 1 से 3 साल और दूसरी बार में 3 से 7 साल, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, इनमें कभी पूछ ले। जैसे ये पीछा करना, पहली बार में 3 वर्ष, दूसरी बार में 5 वर्ष और जुर्माना, ठीक है ना, तो ये ऐसे इसके हेडिंग में यहाँ पे ध्यान रखें। अब यौन अपराध में सबसे हीनियस अपराध होते हैं रेप के अपराध। रेप को डिफाइन किया गया है आपका 375 में शुरुआत में ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है ना। जो पहला पार्ट अभी खासकर 2013 के बाद जोड़ा गया है, ये एक्टस पार्ट है, यानी किस प्रकार से रेप किया जा सकता है। रेप की परिभाषा पहले से विस्तृत हो गई थी, पहले एक पर्टिकुलर पार्ट में पेनिट्रेशन ही रेप कहलाता था, लेकिन अब यहाँ पर किसी भी पुरुष के द्वारा किसी भी प्रकार से महिला किसी भी पार्ट में पेनिट्रेशन करना रेप यहाँ पे कहलाता है। काफी ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पे कर दी गई है। फिर 7 यहाँ पे तरीके बता दिए कि 7 तरीकों से यहाँ पर ये किया जाता है, ठीक है ना। तो इच्छा के विरुद्ध, सम्मति के बिना, सम्मति है लेकिन किसी भी भय भ्रम में प्राप्त की गई है, सम्मति पुरुष मतलब कि उसको डरा धमका के सहमति प्राप्त करता है, नकारात्मक सहमति, धारा 90 ध्यान रखना, इसका जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां है, बेसिकली यहाँ पे नकारात्मक सहमति, ठीक है ना, सहमत देने वाले की एज 18 साल से कम है। 90 में बालक, कितने साल का बालक 90 में बताया गया है? 12 साल, ठीक है ना, 12 साल से कम, और यहाँ पे 18 साल से कम है नकारात्मक सहमति। जब स्त्री संसूचित करने में असमर्थ है तो रेप यहाँ पे माना जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण एक तो सिंपल सा है, 2 देखिएगा कि देखो सम्मति का मतलब कि स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि प्रॉपरली सहमति होनी चाहिए। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी पिंक, उसमें नो मतलब नो, ठीक है ना, तो जैसे लड़का इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि भैया ना का मतलब तो हाँ ही होता है ना, तो ऐसा नहीं, ना का मतलब ना ही होता है, हाँ नहीं होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर कहानी? दूसरा यहाँ पे 2 अपवाद हैं कि कोई चिकित्सीय प्रक्रिया के द्वारा पेनिट्रेशन रेप नहीं कहलाएगा, और दूसरा कि पत्नी के साथ मैथुन करता है, पत्नी 15 से
कम की ना हो, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यदि पत्नी ही 18 साल से कम एज की है उसके साथ पेनिट्रेशन रेप कहलाएगा, ठीक है ना। तो 18 साल से कम एज की पत्नी के साथ पेनिट्रेशन भी रेप कहलाएगा। बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पर कह दिया गया, ध्यान में रखिएगा, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपकी यहाँ पे कहता है। अब देखो, रेप के अपराध में अभी सजा में बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, तो ओटी कहां बनेगा, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि आप देखोगे यहां पर 376 में, तो जैसे पहले देखा, ध्यान रखना, पहला अंतर 2018 का अमेंडमेंट है। पहले रेप में जो न्यूनतम सजा थी वो कितनी थी, 7 साल थी जहां तक याद है, अब उसको 10 साल कर दी गई है। तो यही ध्यान रखना, ठीक है ना। रेप के अपराध में न्यूनतम सजा कितनी है, अब 10 साल। पहले रेप के अपराध में न्यूनतम सजा 7 साल थी, इसको 10 साल कर दी गई है। पहला यहाँ पे ये अमेंडमेंट है जहां पे ओडी बन सकता है। दूसरा है कि कोई भी लोक सेवक है, कोई घर परिवार का सदस्य है, कोई अस्पताल कर्मचारी अधिकारी है, कोई सांप्रदायिक हिंसा में, या कोई स्त्री गर्भवती है, या सहमत देने में असमर्थ है, या कोई उस पर शारीरिक मानसिक प्रभाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे करेगा रेप उसके साथ, तो 10 साल किंतु आजीवन कारावास ये चीज कहता है। ये क्लॉज 3 देखो, ये अमेंडमेंट करके इसको बदला गया। 16 साल से कम एज की लड़की के साथ यदि रेप किया जाता है तो 20 वर्ष कम से कम, ये पूछ सकता है, 16 साल से कम एज की लड़की के साथ रेप करने पर मिनिमम सजा कितनी है, 20 साल। ये ध्यान रखिएगा, ये ओटी बनने की संभावना वाला चीज यहाँ पे है, ठीक है ना। 16 साल से कम एज की लड़की के रेप 20 पर मिनिमम सजा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अभी आ रहे हैं, सभी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 376 से, यदि मान लो कि निर्भया के पहले ये अमेंडमेंट हुए होते, है ना। हमारे देश में अमेंडमेंट कब होते हैं, जब कुछ हो जाता है उसके बाद होते हैं। तो निर्भया के जो गुनहगार थे उनके ऊपर ये धारा लगती 376A, रेप की पहली धारा, जिसमें डेथ सेंटेंस, यानी कि रेप इस प्रकार से किया गया है महिला के साथ, उसके महिला के शरीर के साथ इस प्रकार से निर्दयता की गई है कि वो बिल्कुल मरण सन्ना स्थिति में हो जाए, विकृतशील दशा में पहुंच जाए, तो ऐसी कंडीशन में, और उसकी डेथ भी हो जाए, तो मिनिमम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लगातार विकृतशील हो जाती है तो कठोर कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगी। तो फिर से धारा जिसमें मिनिमम सजा कितनी है, 20 साल और आजीवन कारावास, जो शेष प्राकृतिक जीवन आपका जेल में कटेगा, ये 376A यहाँ पे कहता है, ठीक है ना। फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय महिला अधिवक्ता संघ 2016 का एक केस था, इसमें महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध, निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट हुए उसके बाद भी कुछ रोकथाम नहीं हो रही थी, और सबसे दुखी करने वाली रिपोर्ट ये थी कि 10 साल 12 साल, मतलब कि कम एज की लड़कियों के साथ जो देश में रेप हो रहे थे उसको रोकथाम लगाना बहुत जरूरी था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर कुछ धाराएं मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है तो यहाँ पर अपनी सिफारिश भेजी थी, उसके तहत यहाँ पर 376AB 12 साल से कम एज की लड़की के साथ यदि रेप किया जाएगा तो यहाँ पर कठिन कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास यहाँ पर, शेष प्राकृतिक जीवन मतलब यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी, अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मृत्युदंड, यानी कि 12 साल से कम एज की लड़की के साथ रेप करने पर मृत्युदंड की सजा यहाँ पर की गई थी, ये प्रमुख चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। डेथ सेंटेंस की सजा दी गई थी। अब ये 376B पति द्वारा पत्नी के साथ, अब देखो जुडिशियल सेपरेशन, न्यायालय ने कहा कि भाई पति पत्नी में बनने ही अलग रहो, लेकिन अलग रहने और जब सहमति हो जाए तो इकट्ठा रहो, लेकिन पत्नी की सहमति के बिना पति ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो ये, अब चूंकि पति पत्नी है तो रेप नहीं कहलाएगा, लेकिन ये 376B के तहत आने वाला अपराध यहाँ पे कहलाएगा, और कह सकते हो कि यहाँ पर 2 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष की सजा यहाँ पे कहता है। इसका हेडिंग ध्यान रखना है, हेडिंग में प्राधिकार, कोई आपके अथॉरिटी में कोई महिला है, अब देखो ध्यान रखना 376C, इसमें क्या है कि कोई महिला, आप अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हो और किसी महिला के साथ संबंध बनाते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना रेप नहीं, मतलब महिला के पास ऑप्शन था, वो चाहे तो मना कर सकती थी, चाहे तो मतलब कि उस चीज को आगे बढ़ाने से अब उसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब देखो, जैसे प्राधिकार मतलब होता है कि तुम यदि ऐसा नहीं करो तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, फिर महिला ने सहमत दी तो रेप कहलाएगा, लेकिन महिला को ऐसा कोई नुकसान नहीं होने की संभावना है, फिर भी महिला सहमत दे रही है, तो ये ध्यान रखना रेप तो नहीं कहलाएगा कि महिला की सहमत थी, लेकिन ये
अपराध कहलाएगा, क्योंकि आप प्राधिकार वाले व्यक्ति हो, आप ऐसा नहीं करोगे। तो कोई लोक सेवक है, कोई संरक्षण में कोई अस्पताल कर्मचारी अधिकारी है अस्पताल वगैरह का, वो इस प्रकार से तो रेप की कोर्ट में नहीं आता है, लेकिन ये कह सकते हो अपराध कहलाता है। सजा कितनी है? 5 से कम नहीं, किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। ठीक है ना। गैंग रेप करता है तो यहाँ पर मिनिमम सजा 20 साल आजीवन कारावास तक हो सकती है, डी। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 साल से कम एज की स्त्री के साथ गैंग रेप किया जाता है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आपका इसमें भी क्या कहता है, आपका आजीवन कारावास ही बोलता है, 16 साल से कम है। 12 साल से कम एज की सामूहिक कहेंगे एक धारा डीबी और आती है, जिसमें डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखना कि ये तीसरी धारा हो गई। ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट देखोगे ई, कोई ऐसे अपराध की रिपीटेशन करता है, पुनरावृत्ति करता है, तो फिर से यहाँ पर मृत्युदंड की बातचीत करता है। तो 2013 के अमेंडमेंट के बाद 4 ऐसी धाराएं हैं जहां पर आपका, ठीक है ना, कि डेथ सेंटेंस की बातचीत प्रॉपर तरीके से यहाँ पर करता है। तो 4 धाराएं कौन कौन सी है? 376 ए बी डी बी और ई। ठीक है ना। ए है, हाँ 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ है। तो 2013 में 2 धाराएं जोड़ी गई थी, ऐसे ध्यान रखना। 2013 में 2 धाराएं जोड़ी गई थी, यानी कि ए और ई। ठीक है ना। लेकिन 2000 आपका जो है तो 18 के अमेंडमेंट में 2 धाराएं और जोड़ी गई, ए बी और डी बी। ठीक है ना। तो ये 2 धाराएं, यानी कि वर्तमान में 4 धाराएं हैं रेप की, जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रावधान है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये ओटी कभी बन जाए। क्लियर कहानी? तो ये आपका हो गया रेप के संबंध में। अब यहाँ पर अपहरण व्यपहरण को देख लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ओटी नहीं बनते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है ना। तो अपहरण व्यपहरण में इतने ओटी नहीं बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा किडनैपिंग एब्डक्शंस को, ठीक है, केवल व्यपहरण की इतनी धाराएं हैं, यानी कि 359, 360, 361, 363 और 363A, ये केवल व्यपहरण की धाराएं हैं। ठीक है ना। और व्यपहरण अपहरण को मिला करके अब केवल 362 में अपहरण एब्डक्शंस को डिफाइन किया गया, बाकी ये दोनों धाराएं कॉमन धाराएं हैं। और फिर आपका स्लेवरी और फोर्स लेबर की ये 4 धाराएं हैं। ठीक है। इतनी धाराएं नहीं देखनी है, तो मैं बताया कि यहाँ पे डिटेल से नोट्स मैंने बना दिए, पर कम की धाराएं यहाँ पे देखनी है। किडनैपिंग मतलब 2 प्रकार की होती है, भारत में से और विधिपूर्ण संरचना में से। तो 360 में भारत में से पढ़ेंगे, विधिपूर्ण संरचना में 361। सबसे ज्यादा प्रश्न जहां पूछा गया है वो है आपका तो 360 में भारत के बाहर ले जाए सहमत के बिना, भारत में से व्यपहरण। लेकिन 361 में सबसे ज्यादा प्रश्न बना है, किसी लड़की को जिसकी एज 18 साल से कम हो या किसी लड़के को जिसकी एज 16 साल से कम हो, फिर चाहे उसकी सहमति हो या नहीं हो, उसको लॉफुल गार्जियनशिप से यदि बाहर ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप यहाँ पे कहलाता है। समझ में आ गया? तो 18 साल से कम एज की लड़की और 16 साल से कम एज का लड़का। ठीक है ना। तो ये थोड़ा पूछता है कभी कभी, ध्यान रखना। क्लियर कहानी? तो ये आपका पर्टिकुलर, ये बहुत पुराना केस पढ़ा जाता है आर वर्सेस प्रिंस का, जिसमें ये कहा गया था कि इन अपराधों में एज, आयु, ठीक है ना, जो एज है, सॉरी, इन अपराधों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की की सहमति ही क्यों ना हो, यानी दुराशय, विदाउट मेंस्ट्रिया, दुराशय के बिना भी इनको अपराध माना जाएगा। मुद्दे की बात जो है वही। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। 363 कहता है दंड। अब ये 363 जो है तो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भीख मांगने के लिए आप किसी बालक को व्यपहरण करते हो या उसको विकलांग बनाते हो, तो इसके लिए 363A यहाँ पे कहता है, ये भी धारा ऐसी है जो दंड सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। फिर अपहरण की बातचीत करते हो तो किसी व्यक्ति को बलपूर्वक के द्वारा आप उत्प्रेरित करते हो एब्डक्शन करने के लिए, कहीं ले जाने के लिए, ये चीजें। एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है अपहरण, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, सतत अपराध है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपहरण अपने आप में अपराध नहीं है, एब्डक्शन अपने आप में अपराध नहीं जब तक उसके साथ कोई इंटेंशन ना हो। तो यहाँ पे यही किया है कि यदि हत्या करने के आदेश किया गया 364, ठीक है ना, सदोष परिरोध करने के लिए किया गया 365। इतनी धाराएं इसमें नहीं याद करनी है ना। तो 300 जैसे 300 आप 359, 360, 361, 362 ये इतनी देख लेते हो, तो इसके बाद यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं प्रश्न बनते हैं, प्रॉपरली उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक धारा इसमें नहीं है नोट्स में, आप देख लो 370। तो 370 इसलिए देख लो क्योंकि चूंकि उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है
और वहां पे क्या कहता है, देखो 370, देखो ये अमेंडमेंट है, 370 में चूंकि अमेंडमेंट है तो वहां पे क्या कहता है, देखो व्यक्ति का दुर्व्यापार, तो किसी व्यक्ति का यदि ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन, तो व्यक्ति का दुर्व्यापार करते हो शोषण के प्रयोजन के लिए, तो धारा काम करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये धारा आपको आर्टिकल, कौन सी आर्टिकल की याद दिलाती है, 23 की, आर्टिकल 23 की याद दिलाती है। तो ये भी 2013 का अमेंडमेंट है, और चूंकि 2013 में हम लोग सोचते हैं केवल महिलाओं के खिलाफ अमेंडमेंट है, तो ये भी अमेंडमेंट है 2013 का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा इतना ध्यान आएगा नहीं, और परेशान, कभी ओटी आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो 370 यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो दो बातें, व्यक्तिगत व्यापार शोषण के प्रयोजन से यदि किया जाता है, बाद में पूरी धारा है धमकी, बल, अपहरण, कपट, शक्ति के दुरुपयोग, ये सब चीजों से। और यहाँ पर तो ये धारा, शोषण का मतलब यहाँ पर क्या क्या आता है, तो शोषण को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, इसका स्पष्टीकरण एक में शोषण को डिफाइन किया गया है। तो शोषण मतलब कि लैंगिक शोषण, शारीरिक शोषण, या फिर जैसे आपने किसी को कैद करके रखा है और उसके ऑर्गन्स को, उनके अंग को भी आप बेचते हो गलत तरीके से, वह भी जो है तो क्या कहलाएगा, शोषण कहलाएगा। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये 370, बाकी और ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगली जो धारा है वो सबसे लास्ट में है, मतलब यानी कि अगला वो आपका प्रकृति विरुद्ध अपराध। अब देखो प्रकृति विरुद्ध अपराध तो अननेचुरल ऑफेंस में इतनी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है ना। इसमें केवल ध्यान रखना, अभी एक बहुत सारे केसेस वगैरह भी हैं, पर इसमें नया केस है वही काम का है, नौतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नौतेज सिंह जौहर में अब जैसे देखो प्रकृति विरुद्ध, यानी कि कोई लड़का लड़का आपस में संबंध बनाते हैं, लड़की लड़की आपस में एलजीबीटी कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी ने काफी लड़ाई लड़ी कि भैया हमें हमें अपनी सहमत से संबंध बनाने की स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो अननेचुरल ऑफेंस कहलाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना किया है ना, लेकिन बाद में नौतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कह दिया कि ये जो सेक्शन 377 का ये पार्ट है, दो पार्ट में बटी है, कि कोई पुरुष या स्त्री प्रकृति विरुद्ध कोई यौन संबंध बनाते हैं, कोई पुरुष पुरुष है, पुरुष स्त्री है, या कोई लड़की लड़का बन गई है, लड़का लड़की बन गया है, ठीक है ना। तो एलजीबीटी जो बेसिकली ये सब चीजें हैं, तो वो आपस में बनाते हैं तो अपराध नहीं है। लेकिन अभी भी ये अपराध में है कि यदि कोई पुरुष, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी जानवर के साथ संबंध बनाता है, अभी भी अपराध ये माना जाता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो नौतेज सिंह जौहर में यही कहा गया कि दो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, आपसी सहमत से संबंध बनाते हैं, किसी प्रकार का भी संबंध बनाते हैं, वो अपराध नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो एलजीबीटी को समर्थन देने वाला ये जजमेंट बहुत ही हाईलाइटेड जजमेंट था। जौहर जी हैं तो एलजीबीटी को है ना, थोड़ा हंसी मजाक, जौहर है ना, करण जौहर जी के लिए हमेशा ऐसी थोड़ी हंसी मजाक किया जाता है कि उसी टाइप के आदमी है। तो चलिए, तो ये आपका पर्टिकुलर चैप्टर 16 तक की हमने बातचीत कर दी। तो आज हमने 14, 15, 16 तीन चैप्टर देखा। बड़ा चैप्टर था, मुझे पता है, मैंने उसको एक 60 बहुत लंबे लेक्चर में कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, पर यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो कोई धारा, क्योंकि अभी समय का अभाव है, तो मैं केवल उसी चीज को बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कोई चीज पूछनी चाहिए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।